नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7 बज गए और हाजिर हैं हम तमाम अहम और ताजा खबरें लेकर। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। विविधता भारत की पहचान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का आतंकवाद से निपटने पर जोर। ब्रसेल्स में आतंकियों के खिलाफ छापेमारी में 16 गिरफ्तार। पेरिस हमले का आरोपी सालेह अब्दुल सलाम अब भी गिरफ्त से दूर। आतंकी हमले के मद्देनजर पूरा बेल्जियम हाई अलर्ट पर। नेपाल में फिर हिंसक हुआ मधेसी आंदोलन। सत्तारी में पुलिस फायरिंग में 4 आंदोलनकारियों की मौत। 1 महीने और आंदोलन की चेतावनी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.9 की तीव्रता। काबुल से 300 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में था केंद्र। भारत ने जीता एशिया कप जूनियर हॉकी का खिताब। फाइनल में पाकिस्तान को 6-2 से हराया। हरमनप्रीत सिंह ने दागे 4 गोल। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। मलेशिया दौरे का आज तीसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के शीर्ष कारोबारियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री कुआलालंपुर में भारत मलेशिया की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तोरण गेट का उद्घाटन करेंगे। बाद में नरेंद्र मोदी सिंगापुर के 2 दिनों के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। सिंगापुर पहुंचने के तुरंत बाद शाम के वक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति टोनी तिन केंगयाम और प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग से मुलाकात करेंगे। शाम को ही उनका सिंगापुर के कारोबारियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री दक्षिण पूर्वी एशिया संस्थान की तरफ से आयोजित प्रतिष्ठित सिंगापुर लेक्चर में भी भाषण देंगे। कल सिंगापुर में उनका वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों से भी मिलने का कार्यक्रम है। सिंगापुर का भारत में निवेश में बड़ा योगदान है। भारत में निवेश करने वाला सिंगापुर दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की चुनौती से साझा तरीके से निपटने पर जोर दिया है। कुआलालंपुर में कल पूर्वी एशिया सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने पूर्वी एशिया के बीच व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने की भी बात कही। कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से शुरू की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अब क्षेत्रीय समस्या से वैश्विक चुनौती बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस से लेकर माली तक हो रहे हमले इसके सबूत हैं। उन्होंने आतंकवाद के बीच फर्क करने की नीति खत्म करने पर जोर दिया। No country should support terrorism. There should be no sanctuaries for terrorism. There should be no funding for terrorism. There should be no access to arms to countries who sponsor terrorism. प्रधानमंत्री ने दक्षिण चीन सागर विवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि समृद्धि और सुरक्षा का रास्ता समुद्र से गुजरता है, इसलिए नौवहन की आजादी का हक सबको होना चाहिए। Supporting the full and effective implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea and early conclusion of an effective code of conduct in the South China Sea on the basis of consensus. प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जल्द करने पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रतिस्पर्धा की जगह आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी। पूर्वी एशिया के इस संगठन में अमेरिका और चीन समेत 18 देश सदस्य हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मलेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने असहिष्णुता के आरोपों के बीच कहा कि विविधता में एकता भारत की ताकत है, जिसे हर हालत में बचा के रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया है। मलेशिया में कल भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने कुछ इस अंदाज में अपने संबोधन की शुरुआत की। वणक्कम। उन्होंने कहा कि विविधता ही भारत की पहचान है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। देश में असहिष्णुता के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को संविधान प्रदत्त समान अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कुआलालंपुर के ज्वालामुखी में प्रवासी भारतीयों के बीच उन्होंने कहा कि भारत में निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं उभर कर सामने आई हैं।
प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और इंटरनेट के जरिए आतंकियों की भर्ती पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मलेशिया स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम आजाद हिंद फौज के सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया एक दूसरे के देशों में दी जाने वाली डिग्रियों को मान्यता देंगे और इसके लिए वो मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों को वित्तीय मदद के लिए भारतीय छात्र ट्रस्ट कोष को $10 लाख का अनुदान देने की भी घोषणा की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, कुआलालंपुर। और इस समय हमारे साथ कुआलालंपुर से सीधे जुड़े हुए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज की अगर बात की जाए तो किस तरह से अहमियत समझ रहे हैं, क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत आज होनी है। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उन्हें लाना है। इस नजरिए से कितनी अहम मुलाकात है आज की? देखिए प्रीति, अभी हम जा रहे हैं वहीं प्रधानमंत्री के कार्यालय में। प्रधानमंत्री और मलेशिया के प्रधानमंत्री की मुलाकात है। तो जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मलेशिया इस पूरे आसियान में कहें कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आर्थिक रूप से, संसाधन के रूप से, खास करके पेट्रोलियम उत्पाद के रूप से यहाँ भवन निर्माण की तकनीक बहुत अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मलेशिया काफी आगे बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी योजना ये है कि मलेशिया के साथ जो मलेशिया की विविधता है, मलेशिया में मुस्लिम समुदाय की बहुत अच्छी संख्या है, लेकिन मलेशिया में भारतीय भी रहते हैं, चीन के लोग भी रहते हैं। तो मलेशिया भी भारत की तरह विविधताओं वाला एक देश है और मलेशिया से खास तौर पे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सांस्कृतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो भारत की विविधता है और मलेशिया की विविधता है, उससे प्रेरणा लेकर जो व्यापार है, व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। और कल जो आसियान कम्युनिटी की घोषणा हुई है, उस आसियान कम्युनिटी में अगर भारत, उस आसियान कम्युनिटी के साथ अगर भारत को जुड़ना है तो आप समझे कि आसियान कम्युनिटी का आकार तकरीबन भारत और चाइना के जीडीपी के बराबर हो गया है। तो समझ सकते हैं कि बहुत बड़े समूह के रूप में आसियान उभरा है और मलेशिया उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, इस हिसाब से कहें तो। प्रीति, यानी आप बता रहे हैं आसियान को भारत के और करीब लाने में मलेशिया ने अहम भूमिका निभाई है और आज की बातचीत पर भी सबकी नजरें हैं। इसके अलावा सिंगापुर के कार्यक्रम पर भी सबकी नजरें रहेंगी। अखिलेश, हम जानते हैं कि निवेश के लिए बहुत बड़ा साझेदार सिंगापुर साबित हो सकता है और 50 साल रणनीतिक संबंधों को भी मनाने की बात हो रही है। ऐसे में सिंगापुर यात्रा को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, कितनी अहमियत दी जाए इसे? सिंगापुर को तो कहा जाता है कि भारत का द्वार है। भारत का आर्थिक, वित्तीय और विदेशी निवेश का जो द्वार है उसे सिंगापुर कहते हैं। और सिंगापुर और भारत के साथ हमारी जो सांस्कृतिक एकजुटता है वो काफी मजबूत है और सिंगापुर की भी बहुत बड़ी इच्छा होती है कि भारत के साथ जुड़ा जाए। जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी बन रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने में सिंगापुर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसके अलावा जो हमारी जो वर्ल्ड क्लास साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो बन रही है, उसे भी सिंगापुर यूनिवर्सिटी की तर्ज से बनाने की बात चल रही है। तो सिंगापुर एक तरह से कहें कि भारत का एक वित्तीय, शिक्षा, इस सब का गेटवे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महत्व को समझते हुए दूसरी बार अपने कार्यकाल में सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं और सिंगापुर में भी वे जो प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों को संबोधित करेंगे, उनको कहेंगे कि भारत के साथ आप जुड़े और भारत के में जो निवेश की जितनी संभावनाएं बनती हैं उन संभावनाओं को प्रेरित करें, ताकि भारत में जो मेक इन इंडिया और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रधानमंत्री का सपना है उसे पूरा किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी। इसके बाद वो सिंगापुर रवाना होंगे और कूटनीतिक संबंधों के 50 साल सिंगापुर के साथ पूरे हो रहे हैं, इसे लेकर बातचीत होगी और तमाम और द्विपक्षीय बातचीत पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर आसियान के 10 देशों ने रविवार को आसियान आर्थिक समुदाय बनाने की घोषणा की। यह इस साल 31 दिसंबर से लागू हो जाएगा। एशिया के इतिहास में यह पहली तरह की कोशिश है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रविवार को आसियान के नेताओं ने ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक ने आसियान आर्थिक समुदाय की घोषणा की। इस मौके पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। We have already virtually eliminated tariff barriers between us and under the ASEAN Free Trade Area. This makes our manufacturing industry more competitive.
आसियान के तहत राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना होगी। इसमें एक बाजार का सपना देखा गया है जिसमें सामानों की मुक्त आवाजाही होगी। सदस्य देशों के नागरिक कहीं भी रह सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। उन्हें सदस्य देशों के बीच वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। Now have to ensure that we create a truly single market and production base with freer movement of goods and services with common standards. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों को समुदाय में बदलने पर बधाई दी। एशिया के इतिहास में इस तरह का ये पहला प्रयास है और ये भौगोलिक रूप से नजदीक देशों के बीच सहयोग का एक नायाब उदाहरण है। आसियान देशों के आपसी झगड़े भी कम नहीं थे और एक समय तो लगता था उन झगड़ों से वे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह आसियान ने अपने आप को संभाला और शांतिपूर्ण तरीके से उन झगड़ों को निपटाया और आज सहयोग के इस स्तर पर पहुंचे हैं, सवाल यह उठता है कि क्या सार्क के देश भी इस उदाहरण का अनुकरण करेंगे? राज्यसभा टेलीविजन के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर से अखिलेश सुमन। पेरिस हमलों के मद्देनजर बेल्जियम में हाई अलर्ट के बीच पुलिस ने आतंकियों की तलाश में छापेमारी की है, जिसमें 16 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेल्जियम पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में पेरिस हमले का संदिग्ध अब्दे सलाम नहीं पकड़ा गया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल का कहना है कि ब्रसेल्स में हाई अलर्ट सोमवार को भी जारी रहेगा और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। रविवार देर शाम राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में हाई अलर्ट जारी रखने का फैसला किया गया। आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर ब्रसेल्स शहर पूरी तरह बंद है। दुकानें, सबवे और मॉल्स भी सूने नजर आ रहे हैं। ब्रसेल्स की सड़कों पर सैनिकों की भारी तैनाती की गई है। बेल्जियम में खतरे के स्तर को बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। दरअसल पेरिस हमले के बाद आतंकी संगठन आईएस ने बेल्जियम में आतंकी हमले करने की धमकी दी थी। आधुनिक तकनीक के साथ आतंकवाद का स्वरूप भी बदल गया है। पेरिस हमलों के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इंटरनेट के जरिए अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों को धमकी देना शुरू कर दिया है। आईएस इंटरनेट की भर्ती तक कर रहा है। इन जैसे संगठनों का इंटरनेट का जाल जमीन से ज्यादा साइबर दुनिया में है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इसे रोकने के लिए अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय साइबर कानून नहीं है। पेरिस में हुए आतंकी हमलों से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। हमले के बाद बात चाहे जिम्मेदारी लेने की हो या फिर पलटवार की, आईएस सहित तमाम आतंकी संगठन अब इंटरनेट का सहारा लेते हैं। सरहदों की बंदिश से आजाद इंटरनेट इस मामले में खतरनाक हथियार बनता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इसे रोकने के लिए अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना है तो सभी देशों को साथ आना होगा। Even before it has been a big issue to coordinate, because even in Europe we have more than 27 countries in the European Union, and we sometimes do things on our own. But in Estonia we already have a NATO Centre of Excellence for Cybersecurity, so the NATO countries come under one umbrella and we try to sort out things together. लेकिन जानकार मानते हैं कि इसमें न्यायिक क्षेत्र का मुद्दा ऐसा है जिस पर आम राय बनानी पड़ेगी। It cannot be one country or one jurisdiction which can solve this issue. So there is need for a more broader consensus and more broader approach. So therefore there is a need for multifaceted, multi-stakeholder, multi-jurisdictional approach to combat cybercrime. बात सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। एसोचैम के अध्ययन के मुताबिक बढ़ते साइबर अपराधों से वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ सुरक्षा संस्थानों पर बोझ भी बढ़ रहा है। ग्लोबल लेवल के पैराडाइम को अपने राष्ट्रीय संकीर्ण कानूनों के साथ डील नहीं कर सकते, और आपके जो कानून है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं। भारत का उदाहरण ले लीजिए। भारत में हमने सूचना प्रौद्योगिकी कानून बनाया 2000 में, संशोधन किया 2008 में, लेकिन उसके बाद हम चुप्पी साध गए। उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने साइबर लॉ को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ेगा, डेवलप करके संशोधित करना पड़ेगा। साइबर अपराधों में शामिल लोगों में सबसे अधिक 18 से 30 साल के लोग हैं। इन अपराधों में ई गवर्नेंस, ऑनलाइन कारोबार और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से लेकर आतंकी गतिविधियां तक शामिल है। रविंद्र सिंह शरर, राज्यसभा टीवी। नेपाल में मधेसी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रात हिंसा के बाद पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस वालों समेत 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत ने नेपाल को एक बार फिर राजनीतिक समाधान खोजने की सलाह दी है। उधर नेपाल के मधेसी और जनजाति समूहों ने 1 महीने के और आंदोलन की चेतावनी दी है। नेपाल के तराई इलाकों में मधेसी आंदोलन फिर हिंसक हो गया है। शनिवार रात सप्तारी जिले में सड़क जाम कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 घायल हैं।
पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों के मौत की बात कही है। पुलिस वहां मुख्य ईस्ट वेस्ट हाईवे खाली कराने पहुंची थी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके। इसमें नेपाल पुलिस के कम से कम 25 जवान घायल हो गए। सरकार कर रही बार बार वार्ता के नाम पर कहीं कोई गंभीरता नहीं दिख रहा और एक तरफ वार्ता की बात करती है, दूसरी तरफ शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर दमन हो रहा है, मानवाधिकार का घोर हनन हो रहा है। भारत ने फायरिंग पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल की समस्या राजनीतिक है और इसका राजनीतिक हल ही खोजा जाना चाहिए। जब तक ये पॉलिटिकल इशू जो है पॉलिटिकली सॉल्व करने को तैयार नहीं है काठमांडू की जो वर्तमान सरकार है, तब तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम जो ये जो दंगा फसाद हो रहा है, तराई में जो एजिटेशन हो रहा है, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि मधेसी जाग गए हैं, वो अपना हक लेके छोड़ेंगे। नेपाल के तराई इलाकों में रहने वाले मधेसी नए संविधान का विरोध कर रहे हैं। सितंबर से अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके चलते भारत से नेपाल को जाने वाले सामानों की आवाजाही भी बाधित हुई है। भारत कहता रहा है कि उसकी तरफ से नेपाल की कोई नाकेबंदी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जा रही है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत सारा फोक म्यूजिक बजता था, तो जहन में बचपन से वो कहीं ना कहीं वो अंदर आते जा रहा था। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे। हा हा है जज्बा, हो है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, हाँ मांझा। नमस्कार, मैं हूँ अमित त्रिवेदी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हेलो एंड वेलकम टू स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। क्या आज भारत को एक प्रमुख ताकत के रूप में यानी पेरिस समझौता ठीक हो, इसके लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जाता है। वी आर सेइंग दैट दो वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। These critical technologies need to come, and that is what Paris actually is an issue. We don't have more mini patents. We don't have new innovation. Watch Union Environment Minister Prakash Javadekar articulate his views on climate change in State of the Economy on Rajya Sabha Television. भूमि बिल पर संसद की संयुक्त समिति की आज अहम बैठक होनी है। बैठक में 3 अहम प्रावधानों पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। पहला प्रावधान अधिग्रहण के बाद बेकार पड़ी भूमि का है। विपक्ष चाहता है कि मूल कानून के तहत ऐसी जमीन 5 साल बाद किसानों को लौटा दी जाए, लेकिन सरकार चाहती है कि इस प्रावधान को परियोजना पूरी होने की अवधि से जोड़ दिया जाए। वहीं सरकार चाहती है कि उसे कानून में कार्यकारी आदेश से बदलाव का अधिकार मिले। विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। मूल कानून को पिछली तारीख से लागू करने पर भी सरकार और विपक्ष में विवाद है। कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों के साथ एनडीए के साथ ही शिवसेना भी मूल कानून के इन प्रावधानों के बदलावों का विरोध कर रही है। सरकार ने कानून में बदलाव को 3 बार अध्यादेश के जरिए लागू किया और चौथी बार अध्यादेश नहीं लाया गया। और भूमि अधिग्रहण पर आज जो बैठक होनी है उसे लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता श्याम सुंदर। श्याम, हम जानते हैं 3 दिन बाद शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं माने कि जेपीसी की रिपोर्ट ही सरकार के लिए एक उम्मीद बची है कि इसके जरिए शायद वो लेजिस्लेटिव रूट से इस बिल को पास करा पाए। इस लिहाज से आज की बैठक कितनी अहम है? जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा कि सरकार ये उम्मीद कर सकती है कि जेपीसी की रिपोर्ट उन्हीं लाइंस पर आए जिन पर सरकार बदलाव करना चाहती है भूमि अधिग्रहण कानून में। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम विपक्ष और न सिर्फ विपक्ष, कई शिवसेना जैसी जो सहयोगी दल हैं, जो एनडीए के हिस्से हैं, सरकार में शामिल हैं, वो दल भी सरकार की इस कोशिश के खिलाफ हैं। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है। तो जाहिर है कि आज कोशिश होगी जेपीसी चेयरमैन एस एस अहलूवालिया की
कि जो भी बदलावों की बात है उस पर कंसेंसस बन जाए, लेकिन जो दो बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज हैं जिनको सरकार बदलना चाहती है, पहला कंसेंट क्लॉज है जिसमें किसानों की सहमति की शर्त रखी गई है, और दूसरा जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात है कि जो सामाजिक प्रभाव का आकलन है, ये दो ऐसे मसले हैं जिनको लेकर लगातार बहस हुई है संसद के अंदर। लोकसभा में खास तौर पर 2 बार इस मसले पर बहस हो चुकी है जब सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, और ये बिल अभी राज्यसभा में पेंडिंग है। तो इस बात की उम्मीद इस वक्त बहुत कम है। हमने देखा था कि बिहार चुनाव से तुरंत पहले सरकार ने ऑर्डिनेंस रूट छोड़ दिया था, उन्होंने सरकार अध्यादेश नहीं लाई थी, पीछे हट गई थी, और ये माना गया था कि अब जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद ही फिर एक बार संसद में बहस होगी। तो निश्चित तौर पर सरकार उम्मीद जरूर कर सकती है, लेकिन बहुत ही कठिन होगा ये, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल जो पास हुआ था वो दोनों सदनों में संसद के सर्वसम्मति के साथ पास हुआ था। उसमें भारतीय जनता पार्टी उस वक्त विपक्ष में थी, वो भी शामिल थे, और लगातार जो विपक्षी दल है, खासतौर पर कांग्रेस और वामपंथी दल जो हैं, वो लगातार सरकार की इन कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। तो बहुत कठिन चुनौती है जहां तक भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन का सवाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जेपीसी की बैठक है और देखना होगा विवादित प्रावधानों पर किस तरह की राय सामने आती है। एक बड़ी चुनौती इस पर आम राय बनाने की। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। किसानों की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र नकुड़ के सरसावा ब्लॉक में 6 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे, जिसकी शुरुआत औद्योगिक क्षेत्र पिलखनी से होगी। अपनी पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी हरदा खेड़ी, सिकरी कला और पाटनी गांव में किसानों और मजदूरों से भी मिलेंगे और गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे। बिहार में जीत के बाद कांग्रेस ने अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को चुनौती के रूप में ले लिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा पर था। भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। ये झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। फिलहाल जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। घबराए हुए लोग घरों से बाहर निकल गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 26 अक्टूबर को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था और इसमें करीब 300 लोग मारे गए थे। सरकार ने क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। जीवाश्म ईंधन समिति होने के चलते जीवाश्म ईंधन सीमित होने के चलते अगले 5 साल में देश में 1 लाख मेगावाट बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात के पाटन में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन इस मामले में नजीर की तरह है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र से सटे पाटन के चरंका गांव की बीते 1 साल में काया पलट हो गई है। यहां लगे सोलर पावर प्लांट की बदौलत लोगों को अब अंधेरा होते ही घरों में नहीं दुबकना पड़ता। लाइट से ये गर्मी है तो पंखा चालू है, लाइट चालू है, बच्चे को सहारा है। ये सोलर ऊर्जा प्लांट सूर्य की रोशनी से एशिया का सबसे बड़ा बिजली पैदा करने का स्टेशन है। इससे 2022 तक 8000 मेगावाट बिजली हासिल करने की उम्मीद है। कोयले और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों के सीमित होने के चलते अब सौर ऊर्जा को सबसे अहम विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। We see that in future, because the conventional fuels are depleting at a very high rate, the cost of the fuel price will go up. At the same time, the cost of the power generation from the solar will come down. So, in the very near future, we see that there will be a price parity. सरकार का भी सबसे ज्यादा जोर नवीकरणीय ऊर्जा पर है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर मानकों के पालन के मद्देनजर भी ये मुद्दा इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब से कुछ दिनों बाद पेरिस में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भी साफ सुथरी ऊर्जा पर सबसे ज्यादा जोर होने वाला है। फ्रांस ने भी कार्बन उत्सर्जन घटाने और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की भारत सरकार की कोशिशों का खुले दिल से समर्थन किया है। I would like to emphasize that we support particularly India's plan to set up an international solar alliance that will bring an important contribution to ensuring access to low carbon energy, and Prime Minister Modi and President Hollande, among others, will launch this initiative together at the COP opening. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक 100 गीगावाट
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। देश में अभी भी 5 करोड़ 60 लाख घरों में बिजली नहीं पहुंची है। देश की बिजली की मांग अगले 5 सालों में मौजूदा 1,40,000 मेगावाट की 2 गुनी होगी, जिसमें 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी की जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खेल की दुनिया से एक अहम खबर, भारत ने एशिया कप जूनियर हॉकी का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6-2 से हरा दिया। भारत की जीत के हीरो ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह रहे। उन्होंने 10वें, 15वें, 30वें और 53वें मिनट में कुल 4 गोल किए। उनके अलावा अरमान कुरैशी और मनप्रीत जूनियर ने भी एक एक गोल दागा। भारत ने लगातार दूसरी बार जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है। खास बात यह है कि भारत इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सजावटी और क्रिस्टल से बने सामान दर्शकों को खूब लुभा रहे हैं। नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियां और बूटों के पत्तों के गुलदस्तों की जमकर खरीदारी हो रही है। आइए दिल्ली में चल रहे इस व्यापार मेले की झलकी आपको भी दिखाते हैं। यह है पेरिस का एफिल टावर, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोगों के आकर्षण का केंद्र। ऑस्ट्रेलियन क्रिस्टल से बना एफिल टावर मुरादाबाद के मेटल से बनकर तैयार होता है। हमारा मकसद यह है कि अंतर्राष्ट्रीय में माल जाएगा तो मेक इन इंडिया को थोड़ी उपलब्धि मिलेगी और इनको हम डिस्प्ले कराते हैं ताकि इनका बिजनेस भी बाहर देशों में जाए, ताकि मेक इन इंडिया को इम्प्रूवमेंट हो। मेले में नक्काशीदार शमादान और डिजाइनर लैंप के साथ खूबसूरत झाड़ फानूस भी खरीदारों को लुभा रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। Just been looking for something different that we don't have in our country, and I've bought many bags. I've got many things that I'll be taking home with me that I will know. Like, for example, there's pictures which the price is amazing, and the craftsmanship that's gone into making them is unbelievable. अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के स्टॉलों पर जूट से बने सामान भी दर्शक खूब खरीद रहे हैं। डेकोरेशन जितने भी आइटम्स हैं ये थोड़े से यूनिक होते हैं बाकी जगह से ना। दिवाली पे हम लोग घूमते हैं, हर जगह मिलते हैं हमें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। घर का जैसे किचन का सामान ये भी और हाथ का सामान ये भी सब लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। सबसे ज्यादा बेस्ट इधर का ही है। हर स्टेट से हर कोई डेकोरेटिव आइटम है और वो भी उनका नेटिव फॉर्म है और उनका डेवलप फॉर्म भी है, तो ये बहुत अच्छा है डेकोरेटिव आइटम्स के लिए। सजावटी सामान का कारोबार करने वालों को मेले में कौशल विकास मंत्रालय से भी मदद मिल रही है। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। विविधता भारत की पहचान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का आतंकवाद से निपटने पर जोर। ब्रसेल्स में आतंकियों के खिलाफ छापेमारी में 16 गिरफ्तार। पेरिस हमले का आरोपी साले अब्दुल सलाम अब भी गिरफ्त से दूर। आतंकी हमले के मद्देनजर पूरा बेल्जियम हाई अलर्ट पर। नेपाल में फिर हिंसक हुआ मधेसी आंदोलन। सत्तारी में पुलिस फायरिंग में 4 आंदोलनकारियों की मौत। 1 महीने और आंदोलन की चेतावनी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.2 की तीव्रता। काबुल से 300 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में था केंद्र। और भारत ने जीता जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब। फाइनल में पाकिस्तान को 6-2 से हराया। हरमनप्रीत सिंह ने दागे 4 गोल।